बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायो 301 के पार्ट 4 के साथ मैं हूं अरसान अली। इस लेसन को स्टार्ट करते हम 143 जेनेटिक डिसऑर्डर्स को स्टडी करेंगे। जेनेटिक डिसऑर्डर्स यानी डीएनए में जब तब्दीली आएगी म्यूटेशन की वजह से, तो उस केस में आप जेनेटिक डिसीज़ अपेयर होगी, कुछ डिसऑर्डर्स अपेयर होंगे, क्योंकि आपका जो स्ट्रक्चर डीएनए है उसमें या तो कोई चीज़ कम हो जाएगी या इंजर्शन होगी, इजाफा होगा, या फ्रेम शिफ्ट्स बन सकते हैं, जिसकी वजह से आपके जो डिसऑर्डर्स कुछ जन्म ले सकते हैं। अब वो डिसऑर्डर्स जो है वो दो तरह के हो सकते हैं। या तो वो फुली पेनिट्रेंट हो गए, जिसमें कम्प्लीटली जिसमें दूसरा कोई जीन या इन्वायरमेंटल फैक्टर इन्वॉल्व नहीं होगा, यानी इनहेरिटेड हो गए। या फिर कुछ जो है वो लो पेनिट्रेंस हो गए, जिनमें जीन्स भी किरदार अदा कर सकते हैं और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का भी किरदार होगा। कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स है, मल्टीफैक्टोरियल डिसऑर्डर्स है, जिनमें जीन्स का भी किरदार होता है और इन्वायरमेंट का भी, इसलिए हम इसको कहते हैं मल्टीफैक्टोरियल। कुछ सिंगल जीन डिसऑर्डर्स होते हैं जो एक जीन की वजह से होते हैं। कुछ होते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स है, जो बहुत सारे फंक्शंस को डिस्टर्ब कर सकते हैं, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स को अफेक्ट कर सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर्स है और सोमैटिक डिसऑर्डर्स है, जिनमें कैंसर आता है। तो इनहेरिटेंस पैटर्न्स क्या है जेनेटिक डिसऑर्डर्स के? एक तो है ऑटोसोमल डोमिनेंट। ऑटोसोमल डोमिनेंट का मतलब है ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर जो हेट्रोजाइगोटिक हो, यानी एक अलील म्यूटेंट अगर हुआ तो और दूसरा जो है वो नॉर्मल हो, यानी एक पेरेंट अगर कैरियर है, दूसरा जो है वो नॉर्मल है और आप हेट्रोजाइगोट है, तो आप अफेक्ट हो जाएंगे। ये है ऑटोसोमल। अब ऑटोसोमल रिसेसिव में ये कि अगर दोनों पेरेंट्स में अगर म्यूटेटेड है, दोनों में म्यूटेशन हुई हुई है, तो फिर आप होमोजाइगोस होगे और आप में 25% चांसेस होंगे डिसीज़ को कैरी करने की। हम आगे जाके पढ़ेंगे वो कैसे। एक्स लिंक्ड रिसेसिव जो है ये म्यूटेंट अलील है और ये जो ईदर जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं उनमें मौजूद हो सकते हैं, क्योंकि एक्स जो है वो मेल क्रोमोसोम भी है और फीमेल क्रोमोसोम भी है। मल्टीफैक्टोरियल, जैसे मैंने ऊपर बताया आपको, ये जीन्स और इन्वायरमेंट दोनों मिलकर कंट्रीब्यूट करते हैं। मल्टीफैक्टोरियल फ्रीक्वेंट, सिंगल जीन डिसऑर्डर है लेस फ्रीक्वेंट। ये जो मल्टीफैक्टोरियल है ये काफ़ी फ्रीक्वेंट है, क्योंकि कॉमन है, इसमें जीन का भी किरदार है, इन्वायरमेंट का भी किरदार है, जबकि जो सिंगल जीन डिसऑर्डर है ये लेस कॉमन है। इसके बाद जीन एंड जेनेटिक डिसऑर्डर्स में हम बात करेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स को, जो थाउजेंड्स ऑफ जीन्स जिसमें इन्वॉल्व होते हैं और काफ़ी हमारे ऑर्गन सिस्टम्स जो है वो इसकी वजह से अफेक्ट होते हैं। एट मल्टीपल स्टेजेस इन गेस्टेशन, जो गेस्टेशन पीरियड होता है, प्रेगनेंसी पीरियड होता है, उसके दौरान ही काफ़ी हमारे ऑर्गन सिस्टम्स जो है वो अफेक्ट हो सकते हैं। ऑटोसोमल डिसीज़ की बात कर लेते हैं और रिसेसिव वाली की। रिसेसिव मैंने आपको कहा था कि अगर दोनों पेरेंट्स जो है वो कैरियर है या म्यूटेंट है, उनमें म्यूटेशन हुई हुई है, तो जो होमोजाइगोस होगा उसमें भी चांसेस है 25% के वो भी उसमें भी म्यूटेशन हो। तो देखिए, अगर मैं आपको एक मिसाल के तौर पर समझा सकूं, तो ये कह रहा है कि 50% आपको एक पेरेंट से मिलेगी जीन, 50% जो है वो दूसरा पेरेंट कंट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि दोनों में म्यूटेशन हुई हुई है, और आपको ये बीमारी होने के चांसेस फिर भी 25% हो गए। वो कैसे? वो इस तरह से कि लेट सपोज एक पेरेंट से तो आपको आ गया म्यूटेशन वाला जो अफेक्टेड था, दूसरे से अनअफेक्टेड आ गया, तो उस केस में आपको चांसेस ही नहीं, आपको नहीं हो सकते, ठीक है। लेकिन अगर आपको दोनों से ही अफेक्टेड आया है, तो उस केस में आपको की अफेक्टेड हो सकते हैं आप, अगर दोनों से ही अफेक्टेड आपको आ जाए, जो 25% तक के चांसेस हैं। तो इसमें जो बीमारियां हैं, एक तो ब्लड सिंड्रोम्स हैं, ठीक है, जैसे जितनी भी खून की बीमारियां हैं, हीमोफीलिया, इसलिए कहा जाता है कि दोनों जो पेरेंट्स हैं उनका म्यूटेशन नहीं होनी चाहिए, उनमें से अगर एक भी हो तो कोई मसला नहीं है। कारपेंटर सिंड्रोम, सिस्टिक फिब्रोसिस है, थैलेसीमिया है, मेंटल रिटार्डेशन है काफ़ी सारी, गॉशर डिसीज़ है, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज़, रोटर सिंड्रोम, आई डिसीज़। वो आपसे पूछ सकते हैं कि 3 बताए रिसेसिव डिसऑर्डर्स कौन से हैं। इसके बाद लिखा हुआ है ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने बतानी है। एक तो ये कि दोनों पेरेंट्स जो है वो कैरियर होते हैं और वो ये डिसीज़ जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं टूवर्ड्स देयर ऑफस्प्रिंग। तो अगर तो ज़्यादा दोनों लोगों को है,
उस केस में एक बहुत छोटी सी पॉपुलेशन जो है वो इससे अफेक्ट होगी, जाहिर है, क्योंकि ये 25% है एक तो, और दूसरा ये कि दोनों का तरफ से सेम जीन आना, ये भी इसके भी चांसेस कम ही हैं। तो ये गौशे डिसीज़ जो है और एशकेनाजी, ये डिसीज़ इससे होती है और दोनों इससे अफेक्ट हो सकते हैं, मेल भी और फीमेल भी, क्योंकि ये कोई वाइल्ड लिंक तो है नहीं जो सिर्फ मेल को अफेक्ट करे। ये एक रिसेसिव फिनो डिसीज़ है जो दोनों को अफेक्ट कर सकती है। इसके चांसेस जो है वो 25% है हर सिब में, यानी सिब का मतलब होता है हर बहन भाई में। ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस की बात करें तो इसमें आपको पता है कि अगर एक पेरेंट आपका, सिर्फ एक पेरेंट ही अगर म्यूटेंट है तो आपको डिसीज़ हो सकती है, और दोनों जेंडर्स को डिसीज़ हो सकती है, ठीक है। अब इसमें जो है वो डोमिनेंट अगर आप में आ गया वो वाला जो एक पेरेंट में, लेट सपोज कि एक पेरेंट जो है उसमें वो नॉर्मल है, जैसे यहाँ पर ये वाला नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पर देखें तो उसके पास म्यूटेशन हुई हुई है। यहाँ से लेट सपोज म्यूटेशन वाला आ जाए और यहाँ से नॉर्मल आ जाए, उस केस में आपको ये बीमारी हो सकती है जो डोमिनेंट वाली है। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि यहाँ से अगर ये आ गया ये वाला, तो फिर अफेक्टेड होगा, ठीक है। इस तरह से इनमें जो बीमारियाँ, एक तो ये पेडिग्री बड़ा कॉमन है इसका ट्रेट, और ये जनरेशन में पाया जाता है, यानी एक से दूसरी नस्ल में, दूसरी से तीसरी नस्ल में ऐसे फैलेगा। इनमें जो बीमारियां हैं उनमें है मार्फन सिंड्रोम, हंटिंगटन सिंड्रोम, ये वाला सिंड्रोम हम पढ़ेंगे भी आगे जाकर, रिटन ब्लास्टोमा, वार्डिंगबर्ग सिंड्रोम, मायोटोनिक और पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीजेज, एकॉन्ड्रोफ्लासिया, पोली और हेरिडिटी हेयरिंग लॉस, ये जो हेयरिंग लॉस वगैरह है ये सारे के सारे डोमिनेंट डिसीजेज में आते हैं। इनमें से भी आप 4 नाम को ही याद कर लें। ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस की क्या वेरिएशंस हो सकती है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। वो ये कह रहा है कि ऑटोसोमल जो डोमिनेंट डिसऑर्डर्स है उसमें नॉर्मल अलील रिसेसिव होता है, और अगर तो अब नॉर्मल अलील हो तो वो डोमिनेंट इफेक्ट उस पर होगा। तो इस केस में ये एक टिपिकल पेडिग्री है, और हर अफेक्टेड पर्सन जो है उसमें एक ही अफेक्टेड पेरेंट होना ज़रूरी है। दोनों पेरेंट्स अफेक्टेड ना हो तो ये बीमारी होगी, यानी दोनों हो तो फिर भी होगी, लेकिन अगर एक हो तो डोमिनेंट इनहेरिटेंस हो जाएगी, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर, जैसे आपने ऊपर भी यही देखा था। इसकी कुछ वेरिएशंस देख लेते हैं। टू एटी इनहेरिटेंस, सम पीपल विद एन एप्रोप्रिएट जीनोटाइप फेल टू एक्सप्रेस द फिनोटाइप कॉल्ड एज इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस। करे कुछ लोगों में ये जीनोटाइप होता भी है, यानी ये अफेक्ट वाला, लेकिन उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो उसको हम कहते हैं कि ये रिड्यूस पेनिट्रेंस है। कहीं जो है वो कम तरह से उस छोटे लेवल पर उसको एक्सप्रेस करते हैं, यानी उनमें जीनोटाइप होता है लेकिन लो लेवल पर एक्सप्रेस करते हैं, जिसको हम कहते हैं एक्सप्रेसिविसिटी, और इस बारे में मैंने आपको बताया था टॉपिक नंबर 1 में। प्लियोट्रॉपी जो है वो मल्टीपल फिनोटाइप इफेक्ट्स जो है वो सिंगल जीन कंट्रोल करती है, तो इसमें ये होता है। डोमिनेंस की और रिसेसिव की बात कर लेते हैं। तो डोमिनेंस और क्या चीज़ है और रिसेसिव क्या चीज़ है, वो जो अगर तो जो ट्रेट है वो डोमिनेंट हो गया, यानी उसने अपने आप को एक्सप्रेस किया एक हेटेरोजाइगोट में, तो उसको हम कहेंगे डोमिनेंट। जबकि अगर वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा तो उसको हम कहेंगे रिसेसिवनेस, ठीक है। तो जैसे कि सिस्टिक फिब्रोसिस को देखिए, ये एक रिसेसिव है, क्योंकि इसमें जो होमोजाइगोटिक है वो इसको मैनिफेस्ट कर लेते हैं और ये अपने आप को कम्प्लीटली शो नहीं कर पाता, इसलिए एक रिसेसिवनेस डिसीज़ है, ठीक है। जबकि अगर हम यहाँ पर देखें तो डोमिनेंट अलील्स में कुछ बीमारियाँ हैं और रिसेसिव के केस में भी कुछ डिसीज़ जो है वो होती है। फॉर एग्जांपल अगर तो डोमिनेंट है तो आई कलर ब्राउन हो गया, लेट सपोज। रिसेसिव है तो ग्रे भी हो सकता है, ग्रीन भी, हेजल भी, ब्लू आइज भी। इसी तरह बालों के केस में और फेशियल और अपेंडेजेस के केस में आप देखें तो डिफरेंट आपको फिनोटाइप्स नजर आएगी इन केस ऑफ डोमिनेंट एज वेल एज इन केस ऑफ रिसेसिव्स। तो इसमें बस ये बात याद रखनी कि डोमिनेंट जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा उसके फिनोटाइप को, और रिसेसिव जो है वो अपने फिनोटाइप को कम्प्लीटली एक्सप्रेस नहीं करेगा। अब हम बात कर लेते हैं कुछ एक्स लिंक्ड डिसीज़ की। तो एक्स लिंक्ड डिसीज़ जो है वो जो मेल है उनमें भी हो सकती है और जो फीमेल है उनमें भी हो सकती है, और ज़्यादातर जो इनके जीन्स है उनकी जो फिनोटाइप है वो डिसीज़ की सूरत में आती है। अब जो मेल्स है वो हेमीजाइगोस होते हैं। व्हाट इज़ हेमीजाइगोस? इट मीन्स दैट उनमें जो है वो सेम जो है वो जीन्स पाए जाते हैं,
उनमें ये डिसीज़ देखने को मिलेगी। और अगर फीमेल जो है वो होमोजाइगोस या हेट्रोजाइगोस है तो उनको भी ये डिसीज़ जो है वो मैनिफेस्ट करेगी। तो इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स है वो ये कि पेडिग्री में रेयर है ये और जनरेशन्स में नहीं होती, यानी अगर ज़रूरी नहीं है कि बाप से बच्चों को बेटों को आए। और ये आमतौर पर देखा गया कि मेल्स जो है उनसे फीमेल्स ज़्यादा अफेक्ट होती है ये जो एक्स लिंक डिसीज़ है इनमें। तो ये कुछ इस तरह से हमारे सामने शो होगी। तो ये देखा आपने इस डायग्राम से कि ये कोई जनरेशन में इतनी फैली भी नहीं हुई और ज़रूरी नहीं है कि अगली नस्ल में भी ये शो हो। तो ये एक लो रेयर पेडिग्री डिसीज़ है। एक्स लिंक डिसीज़ जो है इनमें है डोकिंची मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, हंटर्स डिसीज़ है, मेनकिस है, हेमोफीलिया ए एंड बी और कलर ब्लाइंडनेस इसमें है। लिंक डोमिनेंट इनहेरिटेंस एंड डिसऑर्डर्स। अब हम कुछ लिंक डोमिनेंट उसकी डिसऑर्डर्स पढ़ लेते हैं। तो जो मेल्स हैं वो अपनी डिसीज़ को तमाम बेटियों को बेटियों में सेंड कर देगा क्योंकि एक्स वहाँ से जाएगा, और बच्चों में कोई नहीं आएगी क्योंकि बच्चों को मिलेगा वाई वाला जो क्रोमोसोम है वो मिलेगा उनको। इसलिए बेटियां जो है उनको ये बीमारियां बाप से मिलेगी सारी की सारी। अब अगर तो हेट्रोजाइगोट फीमेल है और अफेक्टेड है वो, और जो मेल है वो अनअफेक्टेड है, तो ये बीमारियां 50% बेटों में जा सकती है और 50% जो है वो बेटियों में जाएगी इस केस में। तो और अगर तो दोनों अफेक्टेड है तो फिर भी इक्वली चांसेस आएंगे दोनों में। इसकी कुछ बीमारियों की एग्जांपल्स है रेट सिंड्रोम, एलपॉट सिंड्रोम, गोल्ड सिंड्रोम, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम जिसके बारे में हमने ऊपर बात की थी। FR1 जो जीन है उसमें ये सिंड्रोम होता है, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। मैटरनल इनहेरिटेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो होता है mtDNA, ये भी हम ओवम से इनहेरिट करते हैं यानी मदर से, और स्पर्म से ये हमें नहीं मिलता, लिहाजा मदर जो है वो इसे अपने तमाम बच्चों में पास कर सकती है। ठीक है, तो फादर जो है वो अपने बच्चों में ये पास नहीं कर सकता। तो ये वो बीमारियां हैं जो माँ से अपने बच्चों को मिलती है। एक से ज़्यादा कॉपी पास हो सकती है और इसमें म्यूटेशन जो है वो होती ही है, बहुत कॉमन है। तो कुछ बीमारियां डिस्कस की जा सकती है जो यहाँ पर डिस्कस की गई है, जिनमें एक तो कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ है कि हेट्रोप्लाज्मी है, वेरिएबल एक्सप्रेशन दिखाएगी, किसी में कुछ और किसी में कुछ और। प्लियोट्रॉपी है, मुख्तलिफ जीन्स जो है वो एक जीन जो है वो बहुत से कंट्रोल कर रहा है फंक्शंस को। पेनिट्रेंस कम होगी इस केस में, यानी जो जीन है और इन्वायरमेंट है उसका भी रोल होगा। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कुछ इस तरह से मदर जो है वो अपने बच्चों में ओवम के थ्रू ट्रांसमिट करती है और उसमें म्यूटेशन हो जाती है, जिसकी वजह से ये कुछ बीमारियां होती है। मायोक्लोनिक एपिलेप्सी, माइटोकॉन्ड्रियल रिसेसिव एटाजिया, लीबर हेरिडिटरी ऑप्टिक न्यूरोपैथी और सेंसरी एटाजिया न्यूरोपैथी। मल्टीफैक्टोरियल इनहेरिटेंस एंड डिसऑर्डर्स क्या है? ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स जिनको बहुत से जीन्स कंट्रोल करते हैं और एनवायरनमेंट भी इस पर इफेक्ट करती है, उनको हम कहते हैं मल्टीफैक्टोरियल। तो मल्टीफैक्टोरियल जो है उनकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे अस्थमा है, जिनमें आपको पता है कि आपको एलर्जेंस का बड़ा रोल होता है, जो इन्वायरमेंट है, कैंसर है जिसमें आप सिगरेट स्मोकिंग वगैरह, इसी तरह सिलियोपैथीज़ है, क्लेफ्ट पैलेट है, ठीक है, एक्सीडेंट वगैरह, डायबिटीज़ है, स्ट्रेस और ये सब चीज़ें, हार्ट डिसीज़ है, कोलेस्ट्रॉल, हाइपरटेंशन है, बावल डिसीज़ है, जो आपके इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मूड डिसऑर्डर, ओबेसिटी है, फूड वगैरह, इनफर्टिलिटी है, और ये सब चीज़ें जो है इनमें रेडिएशंस, ये सब एनवायरमेंटल इफेक्ट्स की वजह से भी हो सकती है और जीन्स भी इनको कंट्रोल करता है। तो ये मल्टीफैक्टोरियल है। जेनेटिक डिसऑर्डर्स की क्या फ्रीक्वेंसी है? तो फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं। जो ऑटोसोमल डिसीज़ होती है, जो हमारे नॉर्मल जो नॉन रिप्रोडक्टिव क्रोमोसोम होते हैं उनमें जो बीमारियां हैं वो 1000 में से 3 से लेकर 9.5 लोगों में ये बीमारियां होती हैं। अगर ऑटोसोमल रिसेसिव की बात करें तो ये 2.25 हज़ार में से, जैसे मैंने बताया था 25% के करीब चांसेस होते हैं एक बच्चे को, अगर दोनों जो है पेरेंट्स अगर म्यूटेशन में हो। एक्स लिंक डिसऑर्डर जो है वो 0.5 to 2 per 1000। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो है वो क्योंकि बहुत 6 to 9,000 per 1000, और सबसे ज़्यादा है मल्टीफैक्टोरियल 20 to 50 per 1000 इंडिविजुअल्स।
तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और मल्टीफैक्टोरियल में कैंसर, डायबिटीज़ और हार्ट डिसीज़ जो है ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर को टेस्ट कैसे किया जा सकता है, तो कुछ टेस्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले फिजिकल एनालिसिस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सोनोग्राफी ऑफ फीटस, जो हमारा जो फीटस है उसका अगर हम अल्ट्रासाउंड ले लें, जिसको हम अल्ट्रासोनोग्राफी कहते हैं, तो उनका सर का पता चल सकता है, उस बच्चे के जो इंटरनल ऑर्गन्स है, एक्सट्रीमिटीज़ है, उसका पता चल सकता है और वहाँ से हम पता लगा सकते हैं कि उसमें क्या डिसऑर्डर्स है। इसके बाद एक और टेस्ट है एमनियोटिक फ्लूइड का एनालिसिस अगर हम करें तो उसमें हमें 200 से ज़्यादा डिसीज़ को हम डिटेक्ट कर सकते हैं आसानी के साथ, और ये जो है ये प्रेगनेंसी के 14वें हफ्ते में ये लगता है, ये टेस्ट होगा। इसके बाद जो माँ का ब्लड टेस्ट हम कर सकते हैं, जिससे हम बच्चे की पता लगा सकते हैं कि वो अब नॉर्मल होगी या नहीं। जेनेटिक काउंसलिंग क्या होती है, जेनेटिक काउंसलर जो है वो एक पूरी फैमिली हिस्ट्री को स्टडी करता है और वो दोनों पेरेंट्स की जो फैमिली हिस्ट्रीज है उनको स्टडी करके पता लगा सकता है कि आगे जाकर ये पेडिग्री कहाँ तक जाएगी, क्या ये बीमारियाँ जो इनकी फैमिलीज़ में हैं वो कहाँ कहाँ तक फैल सकती है और किस तरह से हम उनको रोक सकते हैं। तो जेनेटिक काउंसलर जो है वो पेरेंट्स की काफ़ी हद तक मदद करता है कि वो अब नॉर्मल ऑफस्प्रिंग को कैरी कितने पॉसिबिलिटी है वो कर सकते हैं और वो इनफॉर्म डिसीशंस बता सकता है। तो जेनेटिक काउंसलर जो है और मॉलिक्यूलर टेस्ट से पता लगा सकता है कि पेरेंट्स से कौन सी डिसीज़ बच्चों को जा सकती है, और जीन थेरेपी वो कर सकता है, रिकमेंड कर सकता है, जिसमें वो आइडेंटिफिकेशन या मैनिपुलेशन, ट्रांसफरेंस कर सकता है जीन सेगमेंट्स को, जिससे वो अबनॉर्मेलिटी जो है वो ख़त्म हो सकती है एडवांस में ही। इसके बाद है कॉम्प्लिकेशंस इन बेसिक इनहेरिटेंस पैटर्न। तो क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है बेसिक इनहेरिटेंस पैटर्न में, उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो वो कह रहे हैं कि डिफरेंसेस इन जीन एक्शन कैन जनरेट मोर कम्प्लेक्स इनहेरिटेंस पैटर्न, क्योंकि जीन एक्शंस जो है उनमें अगर डिफरेंस आएगा तो डिफरेंट इनहेरिटेंस पैटर्न्स बनेंगे। सिंगल जीन जो है वो अगर सिंगल ही जीन है तो वो कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ओवर डोमिनेंस ये चीज़ें शो कर सकता है। मल्टीपल जीन्स है तो एपिस्टैसिस, पॉलीजेनिक ट्रेट्स, ये एनवायरनमेंट, सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट्स, इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस, ये सब हो सकती है। कुछ कॉम्प्लिकेशंस है, एक ये कि कॉमन रिसेसिव इनहेरिटेंस जो है वो डोमिनेंट पैटर्न दे सकता है। ये बड़ी कॉम्प्लिकेशन है कि रिसेसिव है और डोमिनेंट पैटर्न दे रहा है। यहाँ पे डोमिनेंट जो है वो नॉन पेनिट्रेंस हो रहा है, यानी वो आगे हिस्ट्री में जा नहीं रहा, आगे फैमिली में किसी को हो नहीं रहा। या फिर ऑटोसोमल डोमिनेंट जो है वो वेरिएबल एक्सप्रेशन दे रहा है, हालांकि वो है एक ही वाला लेकिन वो डिफरेंट एक्सप्रेशन शो कर रहा है। पेडिग्री विद कॉम्प्लिकेटेड इनहेरिटेंस पैटर्न्स को डिस्कस कर लेते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा उन्होंने बताए हुए हैं, इनको डिस्कस किया जा सकता है, लेकिन वक्त की नज़ाकत को देखते हुए मैं सिर्फ आपको कुछ कंक्लूजन्स बता रहा हूँ कि एक कॉमन रिसेसिव जो है वो डोमिनेंट पैटर्न देख रहा है, ऑटोसोमल डोमिनेंट नॉन पैटर्न्स को शो कर रहा है और वो वेरिएबल एक्सप्रेशन भी दे रहा है। पेडिग्री को किस तरह से ड्रॉ किया जा सकता है इसको देख लेते हैं हम अब। ये इसमें आपने बस ये दो बातें याद रखनी है। एक ये कि जो पेडिग्री डायग्राम है आपका, जिसमें आप पूरी फैमिली हिस्ट्री बता रहे हैं, उसको आपने नंबर दे देने हैं रोमन में 1, फिर 2, फिर 3, हर जनरेशन को उसका नंबर दे देना है और लेफ़्ट से राइट जाएंगे, यानी एक आपकी जनरेशन आ गई, फिर आपने दूसरी जनरेशन में जाना है तो यू हैव टू गो लेफ़्ट टू राइट। यहाँ कुछ आपको बनाकर दिए गए हैं जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको बस लेकर चल रहा हूँ कुछ सैम्बल्स की तरफ जो अगले चैप्टर में बताए गए हैं कि किस सैम्बल का क्या मतलब है, ये आपको MCQs में आ सकते हैं। तो एक तो इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको डोमिनेंट, रिसेसिव और सेक्स लिंक डिसीज़ का पता चल जाता है, और कुछ बेसिक क्रॉसेस जानने के लिए आपको सैम्बल्स का पता होना ज़रूरी है। तो एक तो आपके पास ये सैम्बल है बिल्कुल स्क्वायर में, इसका मतलब ये है कि जो मेल है वो अनअफेक्टेड है, लेकिन अगर वो ब्लैक में आ गया तो ब्लैक कलर अगर कर दिया डार्क है तो इसका मतलब अफेक्टेड होता है हर जगह पर, तो अफेक्टेड मेल। सर्कल है फीमेल अनअफेक्टेड, अगर वो ब्लैक कलर में है तो अफेक्टेड है। ये अननोन है इसका जेंडर, और अगर तो सर्कल के साथ ये साइन आ गया इसका मतलब है कि वो डेथ है, मर चुका है। ये जो है वो मेल और ये फीमेल, ये मेटिंग हो रही है, और ये जो है यहाँ पर ये कॉन्जीनियस मेटिंग हो रही है, और इस केस में यहाँ पर ये ऑफस्प्रिंग आ रहे हैं, और ये वाला जो है वो अफेक्टेड मेल है, ये वाली जो है वो अफेक्टेड फीमेल है। इससे आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है पेडिग्री एनालिसिस करने के लिए।
इसके बाद है डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म एक सीक्वेंस है जो 1 to 2% जो हमारी पॉपुलेशन है तकरीबन, उनमें डिफरेंस को कंपेयर करने के लिए एक स्टैंडर्ड के तौर पर काम करता है। ये एक सिंगल भी हो सकता है न्यूक्लियोटाइड या 1000 भी हो सकते हैं, यानी पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो एक सिंगल बेस को भी कंपेयर कर सकता है या हज़ारों बेसिस को भी कंपेयर कर सकता है। इसका फिनोटाइप पर हो सकता है कोई अफेक्ट हो और पॉसिबल है कि कोई भी अफेक्ट ना हो, यानी पूरी पॉपुलेशन जो है उसमें हमने चेक करना है कि इस जो जीन है इसका क्या अफेक्ट आ रहा है, क्या तब्दीली है सब में। ये होती है पॉलीमॉर्फिज्म। इसके लिए हम कुछ मार्कर्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी अगर एक पॉलीमॉर्फिज्म सीक्वेंस की लोकेशन का हमें पता है तो हम उससे उसी के सामने कंपेयर करने के लिए दूसरी को उसके सामने लोकेट कर देते हैं, और जिसका हमें पता होता है वो मार्कर के तौर पर काम करता है। इस तरह हमें डिफरेंट चीज़ें नज़र आती है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि किस लेवल पर ये पॉलीमॉर्फिज्म यहाँ पर हो रही है। तो पॉलीमॉर्फिज्म को पढ़ने का फ़ायदा क्या है? एक तो इनहेरिटेंस पैटर्न्स को समझ जाने में आसानी होगी। दूसरा ये कि आपके पास मैप्स आ जाएंगे, जेनेटिक मैप्स आ जाएंगे जिनसे आपको फ़ायदा होगा स्टडी करने में कि पॉपुलेशन में कौन से जेनेटिक डिसऑर्डर्स आ रहे हैं। ठीक है। इसके बाद है डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, यानी उसने उसी को रिपीट किया है कि इट इज़ अ सीक्वेंस डिफरेंस कंपेयर्ड टू अ रेफरेंस स्टैंडर्ड प्रेजेंट इन एटलीस्ट 1 to 2% ऑफ द पॉपुलेशन। इसके बाद है पॉलीमॉर्फिज्म की टाइप्स क्या है, तो एक है RELF यानी रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, और VNTR वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स। अगर तो आपने प्रैक्टिकल्स की क्लासेस ली है तो ये आपको क्लियरली समझ आ रही होगी सारी चीज़ें। और पॉलीमॉर्फिक डीएनए सीक्वेंस जो है वो STR शॉर्ट टेंडम रिपीट्स है, SNP सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म है, और एम्पलीफाइड फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म है। ये सारे आपको MCQs की शक्ल में आ सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो मॉलिक्यूलर मार्कर्स जो हम यूज़ करते हैं उसका फ़ायदा क्या होता है? एक तो परसेंटेज डिटर्मिनेशन हमें हो जाती है, एक तो हमें जेनेटिक डिस्टेंस एस्टिमेशन हो जाती है, और ट्विन जो होते हैं उनकी डिटर्मिनेशन हो सकती है कि ट्विन जो है वो। इसके अलावा प्री इम्प्लांटिंग एम्ब्रॉयज की पता चल जाता है हमें, और डिसीज़ कैरियर्स की आइडेंटिफिकेशन हो जाती है। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है मैपिंग करना, जीन मैपिंग करना। इससे हमें जीन मैपिंग में भी फ़ायदा होगा, क्योंकि अगर हम इंसानों की बेसिस देखें तो 99% जो है वो सबकी सेम है। जो 0.1% है वो डिफरेंट होती है, और वो एक इंसान को दूसरे से मुख्तलिफ बनाता है। अब ये जो तब्दीली है ये फ़ायदेमंद भी हो सकती है और नुकसानदेह भी हो सकती है। रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? ये एक डिफरेंस है होमोलोगस डीएनए सीक्वेंसेस में, जिनको हम डिटेक्ट कर सकते हैं फ्रेगमेंट लेंथ चेक करके। जैसे उसने कहा है पहले हमें डीएनए को डाइजेस्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद हम जो है वो डिफरेंट डायलिसिस यूज़ करेंगे, लाइसिस यूज़ करेंगे, फिर हम इनकी सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे, और फिर हमें उनकी लेंथ का पता चल सकेगा डीएनए फ्रेगमेंट्स की। फिर हम उनको डिटेक्ट करेंगे और उनमें डिफरेंस फाइंड करेंगे। इसको हम कहते हैं रिस्ट्रिक्शन लेंथ फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। तो इसके लिए एक तो आपने पहले उसको डीएनए को डाइजेस्ट करना है विद रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब जो फ्रेगमेंट्स आगे हैं उनको आप इलेक्ट्रोफेरोसिस में के ज़रिए सेपरेट कर सकते हैं, जिनमें आपको बनाना पड़ेगा, जेल बनानी पड़ेगी, और फिर आपने इनको लेबल करना है फॉस्फोरस 32 के साथ, जो लेबल मार्कर्स है आपके, और आपने उनको फिर आपस में चेक करना है एक्सरे के साथ कि क्या वो एक दूसरे से मिल पा रहे हैं या नहीं। तो जो छोटे साइज़ वाले होते हैं वो आगे चले जाते हैं, और जो बड़े साइज़ वाले होते हैं वो पीछे रह जाते हैं। इस तरह से हम ये पैटर्निटी भी फाइंड कर सकते हैं, और कि पेरेंट के साथ हु इज़ द फादर ऑफ द चाइल्ड, तो जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर मैच हो रहा होगा वो ही फादर होगा बच्चे का। तो डीएनए फोरेंसिक एप्लीकेशंस में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो पैटर्निटी केसेस फाइंड करने के लिए। इसके अलावा जो क्रिमिनल केसेस होते हैं उनको भी हम फाइंड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो डिसीज़ को हम चेक कर सकते हैं उनमें है हंटिंगटन सिस्टिक फिब्रोसिस है, जो एक्स लिंक्ड है, और सीकल सेल एनीमिया है। ये वो बीमारियां हैं जो हम पता लगा सकते हैं। वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स VNTR, ये शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑर्गेनाइज एज टेंडम रिपीट्स, और ये बहुत से क्रोमोसोम पर पाए जाने वाले छोटे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस है
जो डिफरेंट इंडिविजुअल्स के दरमियान लेंथ वेरिएशंस को शो करते हैं। तो ये इतने छोटे होते हैं, इनका बस साइज़ जो है वो 7 से लेकर 1099 तक या कुछ फ्यू टेंस तक होता है, काफ़ी बड़े नहीं होते। लेकिन VNTR जो है ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स रिप्रेजेंट करते हैं कि DNA सीक्वेंस जो है वो रिपीट हो रहा है, और ये रिपीट्स जो है ये टेंडम है, तो सेम डायरेक्शन में रिपीट हो रहा है। ये टेंडम से पता चल रहा है कि इनका सबका सेम साइज़ है, एक ये बात पता चल रही है, ये सब रिपीटेड DNA सीक्वेंस है। दूसरी बात, और इनकी डायरेक्शन भी सेम है। तो 3 बातें हमें पता चल रही है VNTR से। तो जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है वो VNTR ब्लॉक्स को काटते हैं, फिर हम इनको पॉलीमॉर्फिज्म चेन रिएक्शन यानी PCR में एम्पलीफाई करवाकर फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम इनके प्रोडक्ट को रन करते हैं। फिर हमें इनकी लेंथ का पता चल जाता है कि क्या इनकी लेंथ कितनी है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है RFLP जेनेटिक मार्कर्स को स्टडी करने के लिए, जिससे हम मैपिंग करते हैं। साउदर्न ब्लॉटिंग और नॉर्दर्न ब्लॉटिंग मैंने पहले पार्ट में बताया हुआ है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट इसके फंक्शंस है। आइडेंटिटी मैचिंग और इनहेरिटेंस मैचिंग, ये दो। इसकी जो एप्लीकेशन है वो है माइक्रोबायोलॉजी में, फिंगरप्रिंटिंग में, डाइवर्सिटी में, फोरेंसिक में, मैपिंग में और ब्रीडिंग पैटर्न्स में। STR जो है शॉर्ट टर्म रिपीट सीक्वेंस जो है, ये मोनोन्यूक्लियोटाइड भी हो सकते हैं जैसे ये देखें, और डाइन्यूक्लियोटाइड भी हो सकते हैं। ट्राई में देखिए ये 3 करके टैग टैग टैग, और ये टैग टी, ये टेट्रा, ये टैग GC, ये पेंटा, और डिफरेंट अलील जो है वो डिफरेंट नंबर ऑफ रिपीट्स उसमें होते हैं। जैसे यहाँ पर देखें तो आपको 7 रिपीट्स नज़र आएंगे, यहाँ पर आपको उससे कम रिपीट्स नज़र आ रहे हैं। तो अगर तो दोनों अलील की सेम लेंथ है तो हम कहेंगे होमोजाइगोट, दोनों की लेंथ डिफरेंट है, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे हेट्रोजाइगोट। और DNA फोरेंसिक्स जो है वो STR मार्कर्स हो गए जो हमें ऑलरेडी नॉन है, ठीक है। तो ये तो काफ़ी इम्पोर्टेंट बात ये थी। इसके बाद यहाँ कुछ एग्जांपल्स दी गई है और उसको रिपीट किया गया है कि STR एक सिंपल रिपीट है न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस की, मोनोन्यूक्लियोटाइड, डाइन्यूक्लियोटाइड और वगैरह वगैरह, और DNA फोरेंसिक में इसका इंपॉर्टेंट काम है। 165वां चैप्टर जो है वो है RAP, जो रैंडम एम्पलीफाइड पॉलीमॉर्फिक DNA है, या फिर हम उसको AFLP यानी एम्पलीफाइड फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म भी कह सकते हैं। इसमें PCR बेस्ड मार्कर हम यूज़ करते हैं 10 से 12 बेस पेयर्स के, और इनके डिफरेंट फ्रेगमेंट्स हम बना लेते हैं। वो करना किस तरह से है, सबसे पहले आपने उसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के ज़रिए उस DNA को आपने डाइजेस्ट करना है, फिर आपने उसकी लाइगेशन करनी है अडाप्टर के साथ, फिर आपने एम्पलीफिकेशन करनी है उसकी PCR की मदद से, फिर आप इलेक्ट्रोफोरेसिस के ज़रिए और विजुअलाइजेशन करेंगे, और आखिर में जो है वो आप उसको स्टेबल एम्पलीफिकेशन प्रोवाइड करेंगे और रिपीट कर देंगे। इस तरह से आपके पास आ जाएंगे AFLP यानी एम्पलीफाइड लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म रिएक्शन। इसका फ़ायदा ये होगा कि आप डिसीज़ को स्टडी कर सकेंगे, फॉरेंसिक में फ़ायदा होगा, और QTL जो ट्रेड्स है प्लांट में और एनिमल्स में वो स्टडी आप कर सकेंगे। SNP जो है शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, ये जेनेटिक वेरिएशन इन DNA सीक्वेंस व्हेन सिंगल न्यूक्लियोटाइड इज अल्टर्ड, यानी अगर एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज हो जाए तो DNA सीक्वेंस में जो वेरिएशन आएगी उसको हम कहेंगे SNP। तो SNP जो है वो, अगर तो ये मैं आपको याद करवाने का बड़ा आसान तरीका है, ये जो नॉन सिनोनियम्स होते हैं जिनको हम रेगुलेटरी भी कह सकते हैं, ये 25,000 है, ठीक है, दोनों। और जो सिनोनिम्स है जिनको हम इंटरजेनिक या डिस्ट्रीब्यूटेड इंटरजेनिक कह सकते हैं, ये 50,000 है। अब ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन क्या है? ट्रांजिशन तो ऊपर अपने पढ़ चुके हैं, प्यूरिन्स को प्यूरिन्स में कन्वर्ट करना, पायरामीन्स को पायरामिडीन्स में कन्वर्ट करना, ये होती है ट्रांजिशन। लेकिन अगर आप प्यूरिन्स को पायरामिडीन्स में कर दे, पायरामिडीन्स को प्यूरिन्स में कर दे, तो फिर ये होगा ट्रांसवर्जन। तो ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है यहाँ पर। अब SNP रिलेटेड डाटाबेसेस है, तो उसने कहा है कि एंड्रोजन रिसेप्टर म्यूटेजन डाटाबेस, और ये कुछ डाटाबेसेस है जहाँ से आप इनको स्टडी कर सकते हैं। 167 लेसन नंबर है SNP स्क्रीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस, और लोग जो है वो SNP प्रोफाइल उनका ग्रुप होता है, जिसमें हम लोगों को ग्रुप बना लेते हैं जिनका सेम प्रोफाइल होता है, उनको हम एक ग्रुप में रख लेते हैं, जिसकी वजह से उसका फ़ायदा ये होगा कि अगर हमने सिर्फ एक इंडिविजुअल को टेस्ट कर लिया तो हमें सब पूरे के पूरे ग्रुप का पता चल जाएगा। तो डिफरेंट टूल्स के लिए हमें डिफरेंट स्ट्रैटेजीज रिक्वायर होती है स्टडी करने के लिए। इसकी इंपॉर्टेंस ये है, एक तो डिसीज़ डायग्नोसिस में आपको बड़ा फ़ायदा होगा, दूसरा जो है वो
जो डिसीज़ है उसकी जो प्री डिस्पोजिशन है वो फाइंड करने में, डिस्कवरी और डेवलपमेंट के लिए ड्रग रिस्पॉन्सेज को फाइंड में, माइग्रेशन पैटर्न्स और डायग्नोसिस और मेडिकेशंस में इसका आपको फ़ायदा होगा। ऑलराइट, अगले और आखिरी वीडियो में मैं कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करूंगा जो बायो 303 के आखिरी 20 पेजेस में गिवन है। तब तक के लिए